अरस्तू का संविधानों का वर्गीकरण। मैं कौशल कुमार सेन, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, बाबू शोभाराम गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज अलवर। इस अंक में हम अरस्तू के संविधान संबंधी विचारों का अध्ययन करेंगे। इसको पढ़ने से पहले हमें ये ध्यान रहना चाहिए कि अरस्तू संविधान में और राज्य में कोई अंतर नहीं करता। अरस्तू के संविधानों का वर्गीकरण ही अरस्तू के राज्यों का वर्गीकरण है, क्योंकि अरस्तू के विचार तत्कालीन यूनानी विचारों से प्रभावित थे। अरस्तू की संविधान संबंधी धारणा पर तत्कालीन यूनानी इतिहास एवं मान्यताओं का प्रभाव दिखाई देता है। अरस्तू के अनुसार संविधान राज्य का संगठन है जिसके द्वारा पदों के वितरण की पद्धति, सर्वोच्चता के निवास स्थान तथा राजनीतिक समुदाय के लक्ष्य को निर्धारित किया जाता है। देखिए, अरस्तू ने अपने संविधान संबंधी धारणा के बारे में बताया है कि संविधान राज्य का संगठन है, अर्थात संविधान ही राज्य को संगठित करता है, वही राज्य में पदों का वितरण करता है, वही सर्वोच्चता का निवास स्थान किस में होगा, एक व्यक्ति में या कुछ व्यक्तियों में या संपूर्ण जनता में, तथा राजनीतिक समुदाय अर्थात राज्य के लक्ष्य को निर्धारित करता है। अरस्तू के संविधान संबंधी विचार निम्नलिखित हैं। पहला, संविधान राज्य का आधार है। अरस्तू ने संविधान को राज्य का आधार माना है। संविधान के अभाव में राज्य की कल्पना नहीं की जा सकती है। संविधान द्वारा ही राज्य की शासन प्रणाली का रूप निश्चित होता है, अर्थात संविधान द्वारा ही यह तय किया जाता है कि शासन राजतंत्रात्मक होगा अथवा कुलीन तंत्रात्मक या अन्य किसी प्रकार का। संविधान द्वारा ही यह निश्चित किया जाता है कि सर्वोच्च सत्ता का निवास स्थान कहाँ होगा, अर्थात सर्वोच्च सत्ता एक, कुछ अथवा अनेक व्यक्तियों के हाथों में होगी। संविधान द्वारा ही राज्य का लक्ष्य स्पष्ट किया जाता है, अर्थात शासक वर्ग शासन सत्ता का प्रयोग सार्वजनिक हित की वृद्धि के लिए करेगा अथवा स्वयं के स्वार्थों की पूर्ति के लिए। अरस्तू ने संविधान को राज्य का सार माना है और बताया है कि जब संविधान में परिवर्तन किया जाता है तो राज्य के स्वरूप में भी परिवर्तन हो जाता है। अरस्तू के अनुसार पुराने संविधान का अंत और नए संविधान को लागू करने का अर्थ पुराने राज्य का अंत और नए राज्य का उदय है। दूसरा है, संविधान राजनीतिक समुदाय की जीवन दृष्टि है। यह राजनीतिक समुदाय से तात्पर्य राज्य। अरस्तू के लिए संविधान मात्र एक कानूनी व्यवस्था नहीं है, अपितु उसका एक नैतिक पक्ष भी है। संविधान नागरिकों की उस जीवन दृष्टि की अभिव्यक्ति है जिसकी प्राप्ति के लिए वे राजनीतिक समुदाय के रूप में संगठित होते हैं। इसलिए संविधान केवल पदों के वितरण की कानूनी व्यवस्था मात्र नहीं है, अपितु इसमें नागरिकों के नैतिक, सामाजिक व आर्थिक मूल्य भी निहित होते हैं। संविधान में परिवर्तन का अर्थ मात्र पदों के वितरण में परिवर्तन नहीं होता है, अपितु इसके साथ ही राजनीतिक समुदाय के मूल्यों में भी परिवर्तन होता है। अतः अरस्तू के अनुसार संविधान में परिवर्तन का अर्थ क्रांति है। अरस्तू भी यही मानते हैं कि
राज्य व्यक्ति के नैतिक पक्ष का विकास करता है, अर्थात उसका मूल्यात्मक अभिव्यक्ति राज्य में होती है। राज्य ही व्यक्ति को नैतिक जीवन व्यतीत करने के लिए आवश्यक परिस्थितियां प्रदान करता है, इसलिए ही व्यक्ति राज्य का या राजनीतिक समुदाय का सदस्य बनता है। तीसरा है आर्थिक वर्गों व संविधान का घनिष्ठ संबंध है। अरस्तु ने नगर राज्य में आर्थिक दृष्टि से अति धनिक वर्ग, मध्यम वर्ग, निम्न वर्ग तथा दरिद्र वर्ग का उल्लेख किया है और बताया है कि इनमें से प्रत्येक वर्ग शासन सत्ता पर अधिकार करने के अपने वर्गीय हितों को प्राप्त करना चाहता है। इस दृष्टि से अरस्तु ने संविधान के विभिन्न रूपों का उल्लेख किया है। उदाहरण के लिए अल्पतंत्र धनिक वर्ग के वर्गीय हितों के अनुकूल है, जबकि भीड़तंत्र निर्धन वर्ग के स्वार्थों की पूर्ति करता है। इस प्रकार अरस्तु का मानना है कि संविधान का व्यावहारिक आधार वर्गीय हो सकता है, अर्थात आर्थिक वर्ग तथा विभिन्न संविधानों में घनिष्ठ संबंध होता है। यहाँ अरस्तु ये बताना चाहते हैं कि जिस प्रकार की शासन प्रणाली होती है उसी प्रकार के वर्गों का या उन वर्गों की पूर्ति करने वाला संविधान होता है। चौथा है राज्य व सरकार में अंतर है। सामान्यतः अरस्तु ने राज्य एवं सरकार में अंतर नहीं किया है, किंतु उसकी संविधान संबंधी अवधारणा में इन दोनों संस्थाओं में अंतर स्वीकारा गया है। राज्य समस्त समुदाय तथा स्वयं नागरिकों का संगठन है, किंतु सरकार उन नागरिकों का समूह है जो राजनीतिक पदों को धारण करते हैं तथा राज्य की सर्वोच्च शक्ति का उपभोग करते हैं और शासन संबंधी कार्य करते हैं। पांचवा है संविधानों के अनेक प्रकार हैं। अरस्तु ने शासन में भाग लेने वाले व्यक्तियों तथा शासन के उद्देश्य के आधार पर कुल 6 प्रकार के संविधान बताए हैं। राजतंत्र, निरंकुश तंत्र, कुलीन तंत्र, धनिक तंत्र, संवैधानिक तंत्र तथा भीड़ तंत्र। उसका मत है कि इन संविधानों में से कोई भी संविधान चिरस्थायी नहीं होता है, अपितु परिस्थितियों एवं आवश्यकताओं के अनुसार संविधान बदलते रहते हैं। किंतु इसके साथ ही अरस्तु बताता है कि संविधानों में यह परिवर्तन एक निश्चित चक्रीय क्रम में होता है। उसने इन संविधानों के गुण एवं दोषों का विस्तृत विवेचन भी प्रस्तुत किया है। अगला है संवैधानिक तंत्र सर्वोच्च या संवैधानिक तंत्र सर्वोत्तम संविधान है। अरस्तु के अनुसार संयत लोकतंत्र अथवा संवैधानिक लोकतंत्र मध्यम वर्ग के व्यक्तियों का शासन है, जो गुणों की दृष्टि से बहुत श्रेष्ठ नहीं होते हैं, किंतु उनका सबसे बड़ा गुण यह है कि वे अतिवादी नीतियों के समर्थक नहीं होते हैं और शासन में मध्यम वर्गीय नीतियां बनाते हैं तथा वे विधि के शासन में भी विश्वास रखते हैं। मध्यम वर्ग के इन गुणों के कारण शासन का यह रूप अधिक स्थायित्व वाला होता है। आगे हम पढ़ेंगे कि संवैधानिक तंत्र अर्थात पॉलिटी अरस्तु ने 6 प्रकार की संविधान या 6 प्रकार के शासन तंत्र स्वीकार किए हैं, जिनमें राजतंत्र, निरंकुश तंत्र, कुलीन तंत्र, वर्ग तंत्र,
संयत लोकतंत्र और भीड़ तंत्र है, जिसे वह लोकतंत्र आधुनिक युग में लोकतंत्र कहा जाता है। यूं तो अरस्तु शासन के जो 3 शुद्ध रूप हैं, राजतंत्र, कुलीन तंत्र और संवैधानिक तंत्र, इन तीनों को श्रेष्ठ शासन व्यवस्था मानता है, किंतु उसको पता है कि आदर्श राजा मिलना संभव नहीं है, इसलिए राजतंत्र भी उचित नहीं है। कुलीन तंत्र अर्थात कुछ उच्च वर्ग या धनिक वर्ग के व्यक्ति या जब शासन सत्ता पर बैठते हैं और अपने हित में शासन करते हैं, जनता के हित में शासन करते हैं, तो कुलीन तंत्र भी अच्छा है। लेकिन जब कुछ समय पश्चात वो अपने वर्गीय हितों की पूर्ति करना शुरू कर देते हैं तो कुलीन तंत्र भी अच्छा नहीं है। अरस्तु संवैधानिक तंत्र अर्थात संयुक्त प्रजातंत्र को सर्वोत्तम संविधान मानता है। उसका कारण ये है कि संवैधानिक तंत्र में लोकतंत्र और कुलीन तंत्र दोनों के गुण पाए जाते हैं, क्योंकि दोनों के बीच की शासन व्यवस्था है। अर्थात यह इसमें गुण का भी शासन होता है, जैसे कुलीन तंत्र में गुण का शासन है, और लोकतंत्र में संख्या का शासन है। तो इसी प्रकार संयत प्रजातंत्र में गुण और संख्या दोनों का शासन है। ना तो इसमें इतनी अधिक संख्या होती जितनी लोकतंत्र में होती है, और लोकतंत्र में जो संख्या होती है वह गुणवान नहीं होती, वह निर्धन वर्ग के व्यक्ति होते हैं। धनिक तंत्र में संख्या कम होती है लेकिन वो गुणवान व्यक्ति होते हैं। तो दोनों अतिवादी हैं, इसलिए अरस्तु इन दोनों अतिवादों से बचकर अपनी व्यवहारिक बुद्धि के कारण मध्यम मार्ग का अनुसरण करते हैं और वह संयत प्रजातंत्र को मध्यम वर्ग का शासन मानते हैं। मध्यम वर्ग ऐसी नीतियां बनाता है क्योंकि मध्यम वर्ग में गुण भी पाया जाता है और संख्या भी होती है। तो मध्यम वर्ग द्वारा जो नीतियां बनाई जाएंगी वो सभी के लिए उपयुक्त होंगी। इसलिए अरस्तु संवैधानिक तंत्र को या संयत प्रजातंत्र को या पॉलिटी को सर्वोत्तम संविधान मानता है। शेष अगले अंक में।